Hello students, I'm again back with chapter number 5, Agriculture Part 2. Students, I hope you all have seen part 1 of this chapter. If not, do watch it. So dear student, till shifting cultivation we have completed everything in part 1. We'll start part 2 with nomadic herding. Nomads tribes होते हैं बच्चा. Nomads are tribes who move from one place to another. Nomads कौन है? Tribes हैं जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं. किसके लिए? In search of मीन्स ऑफ सब्सिस्टेंस. जो बेसिक नीड है, फूड, वाटर, इसकी तलाश में ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं. पीपल हु मूव इन सर्च ऑफ पास्चर. कुछ जो लोग हैं वो पास्चर, पास्चर मतलब होता है चारा, है ना, ग्रास, इसकी तलाश में भी एक से दूसरी जगह घूमते रहते हैं. अभी ये पास्चर, ये ग्रास इन्हें किसके लिए चाहिए बेटा? इनके डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए चाहिए. और इन्हीं लोगों को जो अपने एनिमल्स के पास्चर के लिए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं उन्हें बोलते हैं नोमैडिक हर्डर्स. जो सीजनल मूवमेंट होती है लोगों की विद देयर लाइव स्टॉक अप हिल ड्यूरिंग समर एंड डाउन हिल ड्यूरिंग विंटर. देखो हिल्स पे बेटा ठंडियों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ेगी तो ठंडियों में ये नीचे की तरफ आ जाएंगे, और गर्मियों में इस हिली रीजन पे वापस से न्यू न्यू ग्रास आ जाएगी तो ये लोग वापस ऊपर चले जाएंगे. फिर से सुनो ध्यान से. ये सीजनल मूवमेंट होती है किसकी? ह्यूमन की. विद देयर लाइव स्टॉक. जो नोमैडिक हर्डर्स हैं वो अपने कैटल्स के साथ, लाइव स्टॉक के साथ मूव करते हैं. समर में अप हिल्स, समर में अप हिल्स ऊपर की तरफ चले जाते हैं क्योंकि गर्मियों में इस एरिया में नई नई घास आ जाती है. और विंटर्स में ये नीचे की तरफ डाउन हिल आ जाते हैं. क्यों? क्योंकि ऊपर इतनी ज़्यादा ठंड होती है कि पास्चर वगैरह होता ही नहीं है, तो पास्चर की तलाश में ये नीचे आ जाते हैं. और इसी अप हिल डाउन हिल मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमेंस. इसी को क्या बोलते हैं बेटा? ट्रांसह्यूमेंस. ठीक है. ये जो अपवर्ड डाउनवर्ड मूवमेंट है, अप हिल डाउन हिल मूवमेंट है, इसी को क्या बोलते हैं? ट्रांसह्यूमेंस. और इसमें जो इंसान होते हैं वो खुद अकेले नहीं जाते हैं बच्चा, वो अपने एनिमल्स के साथ मूव करते हैं. एंड डियर स्टूडेंट, ये जो नोमैडिक हर्डिंग है ये मेनली प्रैक्टिस की जाती है एरिड और सेमी एरिड एरिया में. एरिड मतलब जहाँ रेत होती है ना, वहाँ पर. एरिड और सेमी एरिड एरिया में होती है. अफ्रीका के सहारा में होगी, सेंट्रल एशिया में होगी, एंड इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया. देखो कहाँ कहाँ पर होगी? सेमी एरिड रीजन्स ऑफ सहारा इन अफ्रीका, सेंट्रल एशिया में होगी, और कई बार हमारे जो इंडिया है, इंडिया के पार्ट जैसे कि राजस्थान, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग होती है. जो एनिमल रेयर किए जाते हैं, पाले जाते हैं नोमैडिक हर्डिंग में, वो हैं शेप, गोट, कैमल्स, याक्स. और ये जो एनिमल है, भले शिप है, गोट है, एनिमल है, याक है, ये फूड प्रोवाइड करते हैं. कौन सा फूड प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं, मीट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. और अगर आपके पास शिप है तो वो आपको वूल भी प्रोवाइड करेगी. जो एनिमल की हाइट्स होती है, जो स्किन होती है, उससे भी क्लॉथ्स और शेल्टर बनाए जाते हैं. एनिमल स्किन से क्लॉथ्स और शेल्टर बनाए जाएंगे. वूल मिलेगा आपको शिप से. गोट है तो वो मीट का एक सोर्स है. गोट है तो आपको मिल्क भी देगी. नोमैडिक हर्डर्स हैं, उनका कोई परमानेंट हाउस तो होता नहीं है. द नोमैडिक हर्डर्स डू नॉट हैव परमानेंट ड्वेलिंग्स. मोस्टली वो टेंट्स में रहते हैं. एंड कैन बी, जो टेंट होते हैं इजीली डिसमेंटल हो जाते हैं, मतलब टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, और वन प्लेस टू अनदर आप वो टेंट्स को मूव करा सकते हैं. तो जो हमारे नोमैडिक हर्डर्स हैं बेसिकली टेंट्स में रहते हैं, और वो जो टेंट्स होते हैं इजीली डिसमेंटल्ड हो जाते हैं, और उन्हें वन प्लेस टू अनदर कैरी करके ले जाया जा सकता है. सीड एंड ट्री फार्मिंग. स्टूडेंट, जब तक हमारा जो अर्ली ह्यूमन था, ये जो लोग थे हमारे, जब तक उन्हें एग्रीकल्चर करना नहीं आया था, जब तक वो फूड गैदर करने के लिए यहाँ से वहाँ घुमा करते थे, हंटर्स थे, हर्डर्स थे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स थे. अब एग्रीकल्चर और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में एक थोड़ा सा डिफरेंस ये देख लो बेटा. हम देखो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में अपने लैंड के जो प्लॉट को जहाँ पर एग्रीकल्चर कर रहे हैं उसको बदलते रहते हैं. पर वो एग्रीकल्चर जो आपके पापा या
आपका कोई भी रिलेटिव जो विलेजेस में रहता होगा वो करता होगा, क्या वो अपनी ज़मीनें हर साल बदलते हैं? बिल्कुल नहीं बदलते बेटा, क्योंकि उन्हें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना आ गया है। तो जब तक हमें सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना नहीं आता था, तो जो हमारे लोग थे वो वन प्लेस टू अनदर मूव करते थे, कई बार हंटिंग के लिए, कई बार गैदरिंग के लिए, और कई बार एज अ शिफ्टिंग कल्टीवेटर। पर जब सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करना आ गया, तो वो लोग एक ही जगह में रहने लग गए। उसने टेक्निक्स अडॉप्ट की। कौन सी टेक्निक्स बेटा? क्रॉप रोटेशन की। क्योंकि क्रॉप रोटेशन जब आप करते रहते हैं तो क्या होता है, आपकी सॉइल की फर्टिलिटी बनी रहती है। फिर जो फार्मर्स थे, धीरे धीरे जो किसान थे, जो लोग थे, उन्होंने सिंपल टूल डेवलप किए कल्टीवेशन के, और फिर कैटल रेयरिंग भी स्टार्ट कर दी, जानवरों को अपने पास रखने लग गए। फ्री टाइम होता तो उन्होंने कुछ कॉटेज इंडस्ट्री डेवलप करना स्टार्ट किया, जिससे वो लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बना देते, और इससे उनकी इनकम को भी सप्लीमेंट मिल जाता। कई बार हो सकता है आपकी क्रॉप प्रोडक्शन फेल हो जाए, उस टाइम फिर आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा अगर आप कोई और हैंडी क्राफ्ट वगैरह नहीं करते। ठीक है, तो इन लोगों ने लोकल रॉ मटेरियल का यूज़ करके कुछ ना कुछ उसको प्रोसेस करके ऐसा बना दिया कि लोग उसको बाय करें, और जो इनकम हो वो, जो भी इनकम हो इन हैंडीक्राफ्ट आइटम से मिलने वाली, ये कॉटेज इंडस्ट्री मिलने वाली, ये मेन इनकम जो एग्रीकल्चर की फार्मर की जो इनकम होती है उसको सप्लीमेंट करता है। सप्लीमेंट करना मतलब और थोड़ा सा हेल्प कर देगा। और जब कॉन्टिजेंट पीरियड होगा या जब कोई प्रॉब्लम होगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बराबर नहीं हो रहा होगा, तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। नाउ इंटेंसिव फार्मिंग। बेटा जो इंटेंसिव फार्मिंग होती है उसमें हमारा जो किसान है, हमारा जो फार्मर है, वो चाहता है कि उसको मैक्सिमम आउटपुट मिले। लैंड का जो प्लॉट है जिसके ऊपर कल्टीवेशन करना है वो है छोटा, पर हमारी जो एक्सपेक्टेशन है उससे बहुत ज़्यादा है। जो फार्मर्स है वो सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं, ह्यूमन लेबर का यूज़ करते हैं, और इस टाइप की जो फार्मिंग होती है वो डेंसली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में होती है। मानसून रीजन वाली जो कंट्रीज़ होती है वहाँ पर होती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रोइंग सीजन बहुत बड़ा होता है, सॉइल फर्टाइल होती है, तो फार्मर इजीली 2 to 3 क्रॉप ग्रो कर लेता है एक साल में। राइस यहाँ का इम्पोर्टेंट क्रॉप होता है जो इस पैटर्न में ग्रो किया जाता है। इसके अलावा वीट, मेज, शुगर कैन, पल्स, ऑयल सीड भी ग्रो होती है। नेक्स्ट कमर्शियल फार्मिंग। जो कमर्शियल फार्मिंग है स्टूडेंट्स, उसमें हम क्रॉप्स तो ग्रो करते हैं, पर हमारा मेजर पर्पस होता है कि जो क्रॉप्स ग्रो करेंगे, जो प्रोड्यूस होगी, उसको मार्केट में सेल आउट कर देंगे। कमर्शियल फार्मिंग इंटेंसिव भी हो सकती है और एक्सटेंसिव भी हो सकती है। जो फार्म होता है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है, इन्वेस्टमेंट भी बड़ा होता है। जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि एक बड़े एरिया में कल्टीवेशन करें कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल पाए। जो फार्मर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम ही रहे। यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा काम मशीन्स करती हैं। कमर्शियल फार्मिंग में मैक्सिमम काम कौन करता है? मशीन्स करती है। इस टाइप की जो फार्मिंग है वो प्रैक्टिस की जाती है नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में। प्रेरीज को ग्रीनरी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। तो कहाँ पर होती है? नॉर्थ अमेरिका के प्रेरीज में, साउथ अमेरिका के पंपास में, यूरेशिया के स्टेप्स में। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका प्रेरीज, साउथ अमेरिका पैम्पास, स्टेप्स ऑफ यूरेशिया, डॉन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर आप लोग किस टाइप की फार्मिंग करते हैं? मैक्सिमम कमर्शियल टाइप। एक्सटेंसिव फार्मिंग कहाँ होती है बेटा? स्पार्शली पॉपुलेटेड एरिया में, जहाँ पर पॉपुलेशन बहुत कम हो और लैंड एरिया बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो। देखो पॉपुलेशन कम होगी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा एरिया पे कल्टीवेशन कर सकते हैं। नहीं तो अभी हमारे इंडिया में क्या कंडीशन है कि हम बहुत सारी एग्रीकल्चर लैंड को भी कल्टीवेट करते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास लैंड एरिया कम है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर वहाँ होता है जब पॉपुलेशन स्पार्स हो, कम हो। स्पार्स मतलब कम हो, जहाँ पर एबंडेंट में लैंड अवेलेबल हो, और वो भी कैसी? सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर। लैंड होल्डिंग आर यूजुअली लार्ज। ज़मीन लोगों के पास ज़्यादा होती है, मशीनों से काम होता है। 1 or 2 कमर्शियल क्रॉप ग्रो की जाती है जनरली। 1 or 2 कमर्शियल क्रॉप्स आर ग्रोन जनरली। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप है जो
इस टाइप से एक्सटेंसिवली ग्रो की जाती है वो है वीट और मेज। जो टोटल आउटपुट होता है बहुत ज़्यादा होता है, पर जो यील्ड है पर हेक्टर कम होती है। डू रिमेंबर, एक्सटेंसिव फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये वहाँ होगी जहाँ पॉपुलेशन कम होगी, लैंड एरिया ज़्यादा अवेलेबल होगा। तो हम बोल रहे हैं कि एट एंड जो टोटल आउटपुट है वो तो बहुत ज़्यादा होगा, पर जो यील्ड पर हेक्टर है, एक हेक्टर में जो भी आपको प्रोडक्शन मिलना है वो कम होगा। कुछ एरियाज़ में विंटर सीजन बहुत लॉन्ग होता है, विंटर सीजन के लॉन्ग होने से जो ग्रोइंग सीजन है वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। ऐसे एरियाज़ में सिर्फ एक सिंगल क्रॉप ग्रो की जा सकती है। अब हम देखेंगे मिक्स्ड फार्मिंग, है ना। तो जो मिक्स फार्मिंग होती है उसमें फार्मर जो होता है, किसान जो होता है वो फार्मिंग तो करता ही है, लाइव स्टॉक को भी रेयर करता है, ठीक है। एक किसान होगा, उसकी अपनी ज़मीनें होंगी, वहाँ पर वो कल्टीवेशन करेगा और उसने अपने घर में बहुत सारे शेप्स, गॉट या काऊ रख रखे होंगे। ये पूरे ईयर में एक बार फॉडर क्रॉप्स को भी कल्टीवेट करेगा, क्यों? क्योंकि उसके एनिमल्स कैटल को भी तो फूड चाहिए ना भाई, तो उनके लिए वो फूड ग्रो करेगा। कैटल रेयरिंग, और कैटल रेयरिंग हम क्यों करते हैं? मिल्क के लिए, मीट के लिए। अगर आप गोट वगैरह को घर में रख रहे हैं, उनको कल्टीवेट कर वो उनको रेयर कर रहे हैं, तो अब मीट का सोर्स आपके पास है ना। तो काऊ रख रहे हैं तो मिल्क है आपके पास, ऑक्स है तो वो आपको एग्रीकल्चर में हेल्प करेगा। तो कैटल रेयरिंग क्यों करें? मिल्क के लिए, मीट के लिए। ये इंपॉर्टेंट फीचर है मिक्स फार्मिंग का। ये मोस्टली कहाँ प्रैक्टिस किया जाता है बेटा? थिकली पॉपुलेटेड एरियाज में, यूरोप और ईस्ट यूएस, अर्जेंटीना, साउथ ईस्ट ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका। यहाँ पर क्या होता है बेटा? मिक्स्ड फार्मिंग होती है। जो फार्मर होता है वो वेल डेवलप्ड तरीके से एग्रीकल्चर को करता है, क्रॉप रोटेशन करता है, विच ऑल्सो हेल्प इन रिटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। आप अगर क्रॉप रोटेशन करते रहेंगे तो सॉइल में फर्टिलिटी भी मेंटेन रहेगी। क्रॉप रोटेशन को हिंदी में फसल चक्रण भी कहते हैं। एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप ग्रो करते रहना, विच ऑल्सो हेल्प्स इन रिटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। और अगर आप क्रॉप रोटेशन करेंगे तो आपकी ज़मीन में फर्टिलिटी मेंटेन रहेगी, यील्ड भी जनरली बहुत हाई रहेगा। एफिशिएंट मेथड्स ऑफ फार्मिंग, क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, रेडी मार्केट इन द नियर बाय थिकली पॉपुलेटेड एरियाज इंश्योर गुड रिटर्न्स फॉर द फार्मर। फार्मिंग की अच्छी मेथड हो, ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल हो जाए, एरिया थिकली पॉपुलेटेड हो कि एक अच्छा मार्केट मिल जाए, यही सब चीज़ें गुड रिटर्न देती हैं हमारे फार्मर को, किसान को। इसके बाद आती है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। प्लांटेशन एग्रीकल्चर कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। प्लांटेशन एग्रीकल्चर किसका ही टाइप है बच्चा? कमर्शियल फार्मिंग का ही टाइप है। ये हमारे इंडिया में यूरोपियंस ने इंट्रोड्यूस किया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में। हमारे इंडिया में ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन दोनों हैं। यहाँ पर ये जो प्लांटेशन है, जो कमर्शियल फार्मिंग का एक पार्ट है, किसने इंट्रोड्यूस किया? यूरोपियंस। और बच्चों यहाँ पर फॉर्म को स्टेट्स कहते हैं, ESTATES। स्टेट किसको बोलते हैं? फार्मलैंड को। बहुत बड़े बड़े फार्मलैंड होते हैं। एफिशिएंट और साइंटिफिक मेथड का हम यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए। चीप और स्किल्ड लेबर होनी चाहिए। बहुत बड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पैसा आप बिजनेस में लगा रहे हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, उसे क्या बोलते हैं? कैपिटल, है ना। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी बहुत बड़ा चाहिए। सिंगल क्रॉप ही ग्रो होती है बेटा प्लांटेशन में। मैक्सिमम टाइम हमने देखा है कि सिंगल क्रॉप ग्रो होगी, और वो सिंगल क्रॉप टी भी हो सकती है, कॉफ़ी भी हो सकता है, शुगर केन, रबर, बनाना, स्पाइसेस, कॉटन, ये सब ग्रो की जाती है। क्या क्या ग्रो होगा? सिंगल क्रॉप में, भले वो टी हो जाए, कॉफ़ी हो जाए, शुगर कैन हो जाए, रबर हो जाए, बनाना हो जाए। द प्लांटेशंस आर मैनेज्ड लाइक इंडस्ट्रियल यूनिट। प्लांटेशन को कैसे मैनेज करते हैं? एज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। प्लांटेशन को मैनेज कैसे करते हैं? जैसे इंडस्ट्रीज में मैनेजमेंट होता है वैसे। सो स्टूडेंट, जैसे इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट होता है वैसे ही प्लांटेशन का भी मैनेजमेंट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ सच फार्मिंग्स आर रबर प्लांटेशन इन मलेशिया। मलेशिया में जो रबर प्लांटेशन होता है वो प्लांटेशन का ही टाइप है। फिर कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील, रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील,
Tree plantation in India, banana transplant plantation in West Indies, मलेशिया में रबर, ब्राज़ील में कॉफ़ी, टी इंडिया में, बनाना वेस्ट इंडीज़ में। Now, dairy farming. Dairy farming has been developed to meet the needs of industrial cities. Industrial cities के नीड को पूरा करने के लिए डेयरी फार्मिंग को डेवलप किया गया। इसका जो ग्रोथ है और डेवलपमेंट है, इसकी रूट्स कहीं ना कहीं आपको यूरोप में मिलती हैं। पहले यूरोप में स्टार्ट हुआ था, जहाँ पर क्लाइमेट बहुत सूटेबल है। बेटा, यूरोप में क्लाइमेट इतना सूटेबल है कि वहाँ नेशनल पास्चर, पास्चर मतलब घास, चारा इजीली अवेलेबल हो जाता है। कहाँ पर? यूरोप में। तो यहीं से ओरिजिन होता है किसका बेटा? डेयरी फार्मिंग का। कैटल्स को वहाँ पर रेयर करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ टेकिंग मिल्क नियर बिग सिटीज टू मीट द डिमांड्स ऑफ द पीपल वर्किंग इन फैक्ट्रीज। जो लोग हैं जो फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं, जिनके पास अपने कैटल्स नहीं है, उनकी जो मिल्क रिक्वायरमेंट है वो यहीं से पूरी की जाती है डेयरी फार्मिंग से। डेयरी फार्म्स को बहुत नंबर में लेबर चाहिए बेटा कैटल्स की देख रेख करने के लिए। आज की अगर हम बात करें तो मशीन का यूज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है मिल्किंग, मतलब दूध निकालने के लिए। पहले तो फार्मर खुद निकालते थे, पर अभी मिल्किंग का यूज़ हो रहा है, फीडिंग, क्लीनिंग। आपको दूध निकालना पड़ेगा गाय से, बैल से, सॉरी बैल से नहीं, गाय से, बकरी से। उनको फीड कराना पड़ेगा, खाना खिलाना पड़ेगा, है ना। फिर उनको रोज़ नहीं तो बेटा वंस इन अ वीक उनको क्लीन भी करना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा। किसको? कैटल्स को। तो मिल्किंग के लिए, फीडिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए आपको क्या चाहिए? लेबर। बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगता है बेटा डेयरी फार्मिंग में। अगर आप एक काऊ, एक बफेलो, एक गोट की कॉस्ट पूछेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना महंगा है ये। सो स्टूडेंट, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर। इफ यू इन डाउट, एनी प्रॉब्लम, टू राइट इन कमेंट सेक्शन।